देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से अब हमारी तैयारी जो है वो संपूर्ण हो गई है, क्योंकि जो तैयारी के ताला जो है वो लगाया गया है राफेल की चाबी से। तैयारी का ताला राफेल की चाबी से लगाया गया है। ये तैयारी चीन के खिलाफ है, ये तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ है। और आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब से एग्जैक्टली कुछ क्षणों में लेकर आ रहे हैं सुमित। पहली बड़ी खबर, LAC विवाद के बीच रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। राजनाथ सिंह ने भी कहा अलर्ट पर रहे वायुसेना, युद्ध के लिए शॉर्ट नोटिस पर होना होगा तैयार। LAC पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत, राजनाथ। राजनाथ सिंह LAC पर चीन के खतरे से राजनाथ ने आगाह किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और मैं एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर यह स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा। इस देश के रक्षा मंत्री का यह जो स्टेटमेंट है फिर से ब्रेकिंग बिग स्क्रीन पर दिखा। LAC पर भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता। और ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो कि न सिर्फ इस देश के रक्षा मंत्री हैं बल्कि खुद अभी सरहद से वापस लौटे हैं। और ऐसे में इनका यह बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा हमेशा अलर्ट रहें आप, और यह भी कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, युद्ध के लिए शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने की आवश्यकता। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सीधे उनके शॉट्स के साथ सुमित को दिखाए। सुमित, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, कहां पर यह स्टेटमेंट दिया, पूरी जानकारी दें। देखिए, आज रक्षा मंत्री ने खुद जो कमांडर कॉन्फ्रेंस थी एयरफोर्स की, उसमें सभी कमांडर से मुलाकात की। एयरफोर्स चीफ मौजूद थे, डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे। और निशांत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने इन संबोधन में, इन बातचीत के अंदर दो चीज़ों का जिक्र बहुत स्पेसिफिकली किया। पहला था कि उन्होंने कहा कि हमें इमरजेंसी के लिए हमेशा अलर्ट रहना, तैयार रहना इंडियन एयरफोर्स को। और दूसरा जिक्र उन्होंने किया बालाकोट का, और इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख में अपनी प्रिपेयरनेस दिखाई, ये अपने आप में कहीं से भी दर्शकों के मन में भ्रम नहीं फैलाना चाहता हूं, लेकिन यह कहना कि युद्ध के लिए शॉर्ट नोटिस पर होना होगा तैयार, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर रक्षा मंत्री इसको कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चीजें सुलझी नहीं है। निशांत, रक्षा मंत्री ने बात दूसरी बार कही है। पहला जब उनका दौरा था लद्दाख के अंदर, तब भी उन्होंने बात कही थी कि बातचीत चल रही है, लेकिन कहां तक पहुंचेगी या क्या होगा इसकी कोई गारंटी। अब दूसरी बार उन्होंने, यानी 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, ये दूसरी बार ये बात कही। और कब कही? कि जब इंडियन एयरफोर्स के सभी आला अधिकारी मौजूद थे, लगातार इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जा रही थी, तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही थी, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा। और यह भी कहा कि बालाकोट और ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरीके का काम इंडियन एयरफोर्स ने किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन यह मैसेज भी था कि आपको बालाकोट यानी पाकिस्तान और ईस्टर्न लद्दाख यानी चीन जैसे ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना। निशांत, बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा शॉट और ये ब्रेकिंग आपके सामने। और सीधे एक बार फिर से देखें LAC पर के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अलर्ट पर रहे वायुसेना, युद्ध के लिए शॉर्ट नोटिस पर तैयार होना होगा। LAC पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत, यह भी कहा। और LAC पर चीनी खतरे से राजनाथ सिंह ने पूरी तरीके से आगाह किया है। यह इस वक्त की टॉप स्टोरी ऑफ द आवर है। हमारे सभी मेहमानों को हमारे रिपोर्टर्स के साथ स्क्रीन पर दिखाएं वेरी क्विकली। यहां पर कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा है। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। फर्स्ट टाइम आपसे बातचीत होगी। मेजर जनरल GD बख्शी, इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये बोलते हैं और दूसरी तरफ लोग थर्राते हैं। और मेरे साथ हैं युक्तेश्वर जी, बहुत सुलझा हुआ बोलते हैं और चीन को अंदर तक समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्नेहीश एलेक्स फिलिप, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज बहुत सारी खबरें इनके पास लेंगे। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं और सुमित मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बिग बॉल पर यहां पर चलेंगे और यहां पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये जो आपके सामने हम जानकारी दे रहे हैं बिग बॉल पर। सुमित प्लीज कम ओवर। यहां पर क्या क्या तैयारी है भारत की, आइए सबसे पहला बिग बॉल यहां पर दिखाएं। ये देखें, राफेल जल्द होगा तैनात। राफेल की तैयारी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट
सबसे बड़ा थ्रेट होगा दुश्मन के लिए, खासतौर पे ना सिर्फ LOC बल्कि LAC के ऊपर भी, और राफेल को खासतौर पर निशान गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। MiG-29 और MiG-29 के यानी दूसरा जो नेवी का वर्जन है वो भी खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख के अंदर डिप्लॉय किया गया है। सुखोई 30 कहा जाता है कि भारत के पास सबसे एडवांस वर्जन का एयरक्राफ्ट है। हालांकि चीन के पास भी है, लेकिन इसके पास जो आर्म्स हैं, इसके पास जो कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिकेशन, पहाड़ियों में इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक है? पहाड़ियों की अगर बात करें तो सुखोई 30, लेकिन राफेल आने के बाद वो गेम चेंजर होगा, यानी इन सभी के ऊपर सुपीरियर तो होगा ही। और ये हमारा घरेलू माल, ये निश्चित तौर पर तेजस, हालांकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये भारत द्वारा निर्मित है, यानी ये वो कड़ी है जो भारत की रक्षा क्षेत्र में या फिर डिफेंस सेक्टर में अपने आप की बुनियाद। आगे के दो पर जाने से पहले मैं चाहूंगा यहां पर जरा प्लीज बिग वॉल पर शॉट्स प्ले करें। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारी जो तैयारी है, रक्षा मंत्री ने शॉर्ट नोटिस पे जो कहा है, यहां पर आप प्ले करें। ये जो शॉर्ट नोटिस पर हम आपको चीजें दिखा रहे हैं, ये देखें, ये है चिनूक हेलीकॉप्टर, और चिनूक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सुमित, ये बड़ा थ्रेट सिर्फ दुश्मन के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा पिलर है। और निशांत, एक और चीज, ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरीके का सरप्राइज चीन हमें देना चाह रहा था, ये वो मोबिलाइजेशन थी जिसने चीन को चौंका दिया। राफेल हम देख रहे हैं, इसमें हम चिनूक देख रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर का आप देखिए, रक्षा मंत्री ने खुद उस दिन जब पहुंचे थे इसकी एक्सरसाइज देखी, किस तरीके से इंटीग्रेटेड होकर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी एक्सरसाइज कर सकती है, ऑपरेशन चला सकती है। ये तस्वीरें, ये जो आप बॉल देख रहे हैं, जरा देखिए, पुरुषोत्तम ने बड़ा अच्छा यहां पर बनवाया है। LAC पर हिंदुस्तान के हवाई योद्धा, ये तस्वीरें आपके सामने, यहां पर ये शॉट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनको देखिए, ये हमारी तैयारी है। मैं चाहूंगा एयर मार्शल अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित प्लीज बैठिए। सबसे पहले उनके पास मैं चलूंगा और उसके बाद जनरल बख्शी के पास। लेकिन जनरल बख्शी सर, रक्षा मंत्री का ये जो स्टेटमेंट है बख्शी साहब, ये अभी तब स्टेटमेंट है जब एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और रक्षा मंत्री वापस लौटे हैं खुद LAC से। क्या मायने हैं, क्या समझा जाए? चीन से थ्रेट खत्म नहीं हुआ। ये देखिए, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, बहुत अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हमको शॉर्ट नोटिस पर किसी भी हालत के लिए तैयार रहना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जानते हैं चीन ने अपनी 2 मैकेनाइज्ड डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन, 4th हाईलैंड मोटराइज्ड राइफल डिवीजन ईस्टर्न लद्दाख के सीमा पर तैनात की हुई है। और ज्यादा जो वहां खतरा है ये नहीं कि 2 इंच 8 इंच जमीन यहां ले ली, खतरा ये है कि ये जो 2 ऑफेंसिव फॉर्मेशंस है, ये जो 2 मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है, ये हमारी सड़क जो कि दारबुक से श्योक होते हुए दौलत बेग ओल्डी जाती है, नॉर्थ साउथ जो हमारी दौलत बेग ओल्डी एक्सिस है, उसको खतरा पैदा कर रहे हैं, उसको काटने की थ्रेट पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इसी इलाके में उसने भी अपनी जो है सैन्य ताकत बढ़ा ली है। ये ईस्टर्न लद्दाख वही एकमात्र एरिया है पूरे भारतवर्ष में जहां चीन और पाकिस्तान मिलके हमला कर सकते हैं। और ये दोनों आजकल इनकी जो सैन्य तैयारियां हैं बहुत ही चौंका देने वाली है। बख्शी साहब, आप अंदर तक चीजों को समझते हैं, आपने ऑपरेशनल काफी सारी चीजें देखी हैं। मेरा एक सवाल आपसे अभी मैं पूछने जा रहा हूं, लेकिन मुझे बस एक कुछ क्षण दीजिएगा। सुमित ने अभी मुझे खबर ब्रेक की है मेरे पास, और मैं वो खबर आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सहमति के बावजूद LAC से पीछे नहीं हट रहा है चीन। इस वक्त की बड़ी स्टोरी, टॉप न्यूज ऑफ द आवर, सीधे बिग स्क्रीन पर दिखाएं ये खबर। सहमति के बावजूद चीन पीछे नहीं हट रहा है, ये बड़ी खबर LAC से। चौथे दौर की बैठक के एक हफ्ते बाद भी चीन की चालाकी जारी है। फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी सेना अब भी काबिज। PP-15, PP-17A पर डिसएंगेजमेंट फेज 2 का पालन नहीं कर रहा है चीन। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, फुल स्क्रीन पर ये बड़ी खबर दिखाएं। चीन की चालबाजी जारी है, सहमति के बावजूद LAC से अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। वो कौन कौन से इलाके हैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। ये शॉकिंग रिपोर्ट है, फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी सेना अभी भी काबिज। नंबर 1, PP-15, PP-17A पर डिसएंगेजमेंट का पालन नहीं। बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है ये, और डिसएंगेजमेंट फेज 2 का पालन नहीं कर रहा है। सुमित, ये क्या मामला है? देखिए, 14 तारीख को जो कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया था कि जो फेज 2 होगा वो धीरे धीरे इस चीज को लेकर स्टार्ट किया जाएगा। और ये भी स्टार्ट किया जाएगा कि ना सिर्फ फिंगर 4, डेप्सांग, बल्कि PP-17A और PP-15 के ऊपर जो
थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट PP-15 पे और 17A पे किया था, उसके बाद वो और पीछे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन एक हफ्ते का वक्त हो चुका है निशांत, अभी तक चीन की तरफ से ऑन ग्राउंड कोई भी बड़ा एक्शन या फिर आप कह सकते हैं कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया है अभी तक। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इंडियन फोर्सेज जो है, इंडियन साइड जो है, लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रही हैं। और ये आज आप मान के चलिए कि रक्षा मंत्री ने जब ये स्पेसिफिक तौर पर ये बात कही कि आपको तैयार रहना चाहिए, तो ये इसका इंडिकेशन भी था कि चीन की तरफ से वो चीजें नहीं हो रही जो उसने 14 जुलाई को बात सहमति मानी थी, या फिर वो उस चीज के लिए राजी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर ट्रैक पर आया था। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इंडियन एजेंसीज के लिए, क्योंकि चीन हर बार टेबल पे बातचीत तो करता है लेकिन जमीनी तौर पर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। मनीष झा सीधे मैं आपको रोकूंगा। मनीष झा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सीधे राजपथ पर, और मैं मनीष से जानना चाहूंगा, मनीष ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर ये देखते हुए कि चीन है कि मानता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं राजपथ पर इस समय उस जगह तैनात हूँ जहाँ पर सामने विदेश मंत्रालय और पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल है। यानी आप प्रतीकों से देखें तो मतलब मैं डिप्लोमेसी और वॉर के बीच में हूँ, और यही अभी सीमा पर हालात हैं। डिप्लोमेसी जो काम कर नहीं रही है, और युद्ध कभी भी हो सकता है, जिसका आगाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेतों में कर ही दिया है कि आप तैयार रहिए, आपको बहुत कम समय मिलेगा इस चीज के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर जो तमाम बातें हो रही थी, और आप जब रोजाना मुझसे पूछते हैं कि WMCC की बैठक कब होगी, तो दिक्कत यही है कि चीन की तरफ से अब बातचीत में उतना उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है, और भारत यह महसूस कर रहा है कि बातचीत करने के लिए बस चीन केवल टाइम बाई कर रहा है, लेकिन बातचीत में जो चीजें तय हो रही है चीन उसे फॉलो नहीं कर रहा है। और यही बात हम दिखा रहे हैं कि एक सप्ताह के भीतर चीन को अपनी पोजीशन से जहां पीछे हटना था वहां से वो नाक के बराबर हटा है। यानी जितनी बातचीत में जो बातें तय हुई थी उन सबको चीन फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे में उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि आप राफेल लेकर तैयार रहिए। अगर कभी कोई स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन होगा तो जंग कभी भी शुरू हो सकती है, ये एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं। और रक्षा मंत्री भी यही बात यहाँ एयरफोर्स मनीष, मेरे लिए चिंता का विषय है। मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलूंगा। जनरल बख्शी, दिस इज शॉकिंग सर, दिस इज शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। और जो आप बोल रहे थे एग्जैक्टली वही हो रहा है। नाउ व्हाट? अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जनरल बख्शी? देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा था कि 15 जून के बाद आप कैसे चीन में विश्वास कर सकते हैं? उसने आपके 20 जवान शहीद किए हैं, उसके शहादत के बाद हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, और विश्वास करने का सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ ठीक है, हम बातचीत के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अभी तक रिजल्ट मिला है? चीन एक कदम आगे, 2 कदम आगे आता है, एक कदम पीछे जाने की, वो तो अब एक कदम पीछे जाने को भी तैयार नहीं। इससे कुछ निकलने वाला नहीं। आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे अपने बचाव के लिए। आपके हित क्या है? देखिए, यह लड़ाई केवल 8 इंच जमीन 9 इंच जमीन की नहीं है, वो बचकानी एक इंटरप्रिटेशन है। लड़ाई है आपने जो करोड़ों रुपए खर्चा करके सड़क बनाई है, जो DSDBO जो सड़क बनाई है दौलत बेग ओल्दी को, वो करोड़ों रुपए खर्चे करके बनाई है, उसका बचाव कैसे करेंगे? पेट्रोलिंग से? पेट्रोलिंग से कभी किसी सड़क का बचाव हुआ है? आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा। और जो चीन की जो कारस्तानियां हैं उससे कोई विश्वास नहीं हो सकता। चीन की नीयत में खोट है, बहुत बुरा खोट है, और इसलिए कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं, कुछ भी मैं सहमत हूं आपकी पूरी बात से। मेरे पास इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, और अभी इस वक्त राफेल के डिप्लॉयमेंट को लेकर कमांडर लेवल की बैठक, चीन पाक से निपटने के लिए राफेल की तैनाती को लेकर तैयारी, राफेल डिप्लॉयमेंट को लेकर बड़ी बैठक, और चीन पाक के लिए राफेल की तैनाती को लेकर तैयारी। मीटिंग में रक्षा मंत्री और कोर कमांडर मौजूद। भारत चीन विवाद के बाद वायुसेना की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग, मिग, सुखोई, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों के प्लेसमेंट पर भी बातचीत। सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास। सुमित, पूरी खबर पे जानकारी दे वेरी क्विकली।
देखिए, आज कमांडर लेवल की जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है, खासतौर पे निशांत, इसके अंदर रक्षा मंत्री ने आज इन सभी चीज़ों पे बातचीत की। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका थीम समझिए कि इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड, यानी अगले 10 साल तक इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां क्या रहेंगी, चैलेंजेस क्या रहेंगे और इन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए हमारी तैयारियों का क्या जायजा होगा, इन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई। और कमांडर्स लेवल की बातचीत, यानी देश भर में जो कमांड है उनसे बातचीत। और अब जब राफेल आने वाला है तो उसकी डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हम राफेल जरूर अंबाला में डिप्लॉय होगा, उसका बेस होगा, लेकिन अगर उसकी डिप्लॉयमेंट आगे वाले बेसिस पे की जाती है तो वो किस तरीके से होगी। मुझे यहां पर एयर मार्शल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेलकम। आप स्टार्टिंग में शायद आपका कनेक्शन वीक हो गया था, लेकिन अनिल चोपड़ा सर प्लीज वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगा। बिग वॉल 1 पर हम लोग चलेंगे। यहां पर बिग वॉल, बल्कि जो अभी जो इस खबर के लिए हमने बनाई है, ये देखते हैं सीधे। सुमित प्लीज कम ओवर। यहां पर सुमित आपको कुछ समझाने जा रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्ले अप करें इसको। सुमित, राफेल की स्ट्रैटेजी जो आप हमें थोड़ी देर पहले समझा रहे थे फोन पर, यहां पर बताएं। राफेल के लिए अंबाला बेस पर नए हैंगर तैयार होंगे? नहीं, इससे पहले वाली जो हमारी बिग वॉल है वो हम जरा प्ले अप करेंगे। ये देखें आप, ये यहां पर एलएसी पर हिंदुस्तान के हवाई, लेकिन जो हमने तैयारी की बात की है कि राफेल कितने डिस्टेंस पर कहां कहां क्या क्या होगा, जरा उसको अगर हम प्ले अप करें, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको चेंज ओवर करें। क्योंकि सुमित, यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे साथ कि राफेल के निशाने पर चीन, उत्तरी सीमा पर राफेल। देखिए, ये सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट हाँ। बात ये कि अभी तो ये जो हम अपने बिग बॉल पे दिखा रहे हैं निशांत, ये हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब जो हम दिखाना चाह रहे थे वो ये कि आखिरकार अंबाला एयरबेस, जिस बेस के अंदर ये राफेल डिप्लॉय होने हैं या फिर इसका बेस होगा 17 स्क्वाड्रन, जिसको गोल्डन एरो भी कहते हैं, वहां से उन जगहों की दूरी कितनी होगी जिस पर चीन लगातार अपने बेसिस तैयार किया जा अंबाला से। ये हमारे दर्शक देखें जरा ध्यान से, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राफेल की जद है उसकी, वो कितना है, कौन कौन आ सकता है। प्ले अप करें। हाँ। जो है इसका जो बेस है तिब्बत के अंदर, जो उसने बेसिस बनाए हुए हैं अपने, वो नागरी बेस से करीबन 363 किलोमीटर, यानी 363 किलोमीटर दूर है। और निशांत, एक और इंपॉर्टेंट बात, हम अभी अंबाला की डिप्लॉयमेंट बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले वक्त में इसको ले में या दूसरी जगह डिप्लॉय किया गया या फिर इसको रखा गया टेम्पररी बेसिस पे, तो ये और ज्यादा कम हो जाएगा। चेंज करें इसको, वेरी क्विकली चेंज करें। हम बहुत तेजी से इसको बताएंगे सुमित, क्योंकि उसके बाद एक और पॉइंटर है हमारे पास, राफेल की जद में चीन, उत्तरी सीमा। ये देखिए, अगर श्रीनगर में इसको रखा गया, श्रीनगर में अगर इसको रखा गया तो काशगर कितना दूर होगा? ठीक है, 625 इट कैन फ्लाई 625। निश्चित तौर पर एक्सचेंज ओवर करें। और ये यहां पर आपको देखिए, ये एनालिसिस आप समझिए कि कहां राफेल अटैक, उसकी जो पेनिट्रेशन है। ले देखिए, नागरी से सीधा अगर आप माने के चलेंगे ले तक, ये दूरी थोड़ी कम हो जाती है, यानी अगर आपके पास जितना। लेकिन निशांत, एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि राफेल जो 4+ जो एयरक्राफ्ट है जनरेशन, चेंज करें, उसका बहुत इंपॉर्टेंस, उसके अंदर जो आर्म्स लगे हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं, वो अपने आप में गेम चेंजर। चेंज करें यहां पर। ये ले से काशगर जो आपने मुझे बताया था 615 किलोमीटर। निश्चित। और यही मैं आपको बता रहा था कि बेस जरूर इसका अंबाला रखा गया है। जैसे हमने सुखोई की बात करी, सुखोई भले ही हमारे अलग अलग डिप्लॉयमेंट है उसके इसको चेंज करते हैं, क्योंकि जो आपने एक और पॉइंटर बताया था होटन एयरबेस, जो आप मुझे बता रहे थे, अगर होटन एयरबेस की दूरी की बात की जाए तो वो काफी नजदीक का मामला है, 384 किलोमीटर के करीब। और ले से होटन, यानी आप मान के चलिए कि आपकी डिप्लॉयमेंट भले ही अंबाला में है इसकी, लेकिन अगर इसको आने वाले वक्त में दर्शकों को बताइए, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं और बहुत सारी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। फिर चेंज ओवर करें एक और यहां पर, और ले से नागरी एयरबेस जो है वो अगर दिखाया जाए, ले से नागरी 324 किलोमीटर। ये यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं चाहूंगा इसको प्लीज चेंज ओवर करें। हमारे पास एक और पूर्वी सीमा पर राफेल, अगर पूर्वी सीमा की बात की जाए, जो आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे, ये यहां पर हाशीमारा की मैं बात कर रहा हूं। 2 स्क्वाड्रन आने हैं, एक अंबाला में और दूसरा आना है हाशीमारा के अंदर। यानी ना सिर्फ आपके जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, बल्कि आपके जो ओशन लेवल है, इंडियन ओशन या दूसरी जगहों पर सिक्योर करने के लिए। ये शिगास्ते जो इसका बेस है, खासतौर पर चीन का, जो उसने तिब्बत में बना रखा है, वो यहां से करीबन 293 किलोमीटर। चेंज करें इसमें, यहां पे इसकी जो स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप ऊपर नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं और नीचे की तरफ आप देखें, और यहां से मैं एक और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले दी थी, ये गोंगर एयरबेस, ये क्या है? गोंगर एयरबेस जो है हाशीमारा से करीबन 324 किलोमीटर, ये एरियल डिस्टेंस हम बता रहे हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली है निशांत, ये एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन राफेल के लिए इन जगहों पर पहुंचना या फिर यहां पर आपको अटैकिंग मोड में आना कुछ मिनटों का ही काम रह जाएगा। ये दो चीजें हैं, एक तो तेजपुर है जो आप यहां पर दिखा रहे हैं मुझे,
न्यांगची और तेजपुर की दूरी, और दूसरी क्या है वो बताएं मुझे। देखिए, तेजपुर से न्यांगची यानी जो तिब्बत का, मैं आपको वो हर एक बेस बता रहा हूं जो लगातार भारतीय सीमा से लगता है। लेकिन न्यांगची से अगर बात की जाए तो एक और एयर बेस है, वो भी जरा प्ले अप करें यहाँ पर। तेजपुर है और दूसरा जो बेस है, अगर दोबारा मेरे ग्राफिक्स वाले चबुआ है, अगर आप जो मुझे बताएं, मैं चाहूंगा उसको चेंज ओवर करें जरा तुरंत। हाँ, ये जो एयर बेस है, ये इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि चबुआ से 227 दूरी में, लेकिन निशांत एक और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ राफेल की हम स्पीड की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जो आर्म्स लगे हुए हैं वो सबसे बड़े गेम चेंजर है। वो मैं बता रहा हूं। सुमित, थैंक यू सो मच। ये बड़ी मेहनत की सुमित ने और मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम ने यहां पर। मैं चाहूंगा इसको जरा, और हमारी ग्राफिक्स टीम ने, मैं सीधे यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ खास मेहमान है। ये ग्राफिक्स अगर प्ले अप करें सिर्फ इन ग्राफिक्स को विंडो में, और मेरे साथ एयर मार्शल साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, राफेल विल चेंज द एंटायर गेम, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, कुछ ही दिन के अंदर यानी कि 29 को 5 रफाल अंबाला पहुंच जाएंगे जी। जैसे आप कुछ बता रहे हैं, मगर मैं कुछ करेक्शंस करना चाहता हूं ताकि पब्लिक के माइंड क्लैरिटी होनी चाहिए। अंबाला जो बेस क्यों चुना गया, एक स्ट्रेटेजिक बेस है। पहले जैगुआर जहां आए, मिग 21 बाइसन भी सबसे पहली बेस यही थी, और अब ये रफाल की पहली बेस होने वाली है। ये बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है, हमारे पाकिस्तान बॉर्डर से, और क्रॉस फ्लाई चाइना बॉर्डर भी 200 किलोमीटर है। तो स्ट्रेटेजिकली डीप इनफ है ताकि इसको कोई बेस को अटैक न कर सके, मगर इतना दूर नहीं है कि हम यहां से जाके दुश्मन को अटैक न कर सके। थोड़ी सी और चीजें जो आपने बताई उनकी मैं क्लैरिटी बताना चाहता हूं। देखिए, ये जहाज लेह से भी ऑपरेट कर सकता है। हमारे सभी जहाज सुखोई 30, मिग 29, LCA सब वहां से लेह से, मिराज 2000 सब वहां से लेह से ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिकेशन है, जो भी इंडियन एयरफोर्स में नया जहाज आएगा वो लेह से ऑपरेट होना जरूरी है ना। लेह से गारगुंजा, जैसे हमारा बॉर्डर है वहां पे LAC है, लेह और गारगुंजा LAC से इक्वी डिस्टेंस है, तो अराउंड 300 किलोमीटर लेह और गारगुंजा है। और लेह से होता काशगर को भूल जाओ, काशगर बहुत दूर है। होतान इज द मेन एयर। तो 2 एयरफील्ड जो को चाइनीज की तरफ से मेन थ्रेट कर सकती हैं, वो गारगुंजा। सर, मैं अपने दर्शकों के लिए एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, और मैं चाहूंगा ये ग्राफिक जो है इनको काफी तेजी से चेंज करते रहे। सर, क्या राफेल एक गेम चेंजर है विज़ावी चाइना एंड पाकिस्तान? देखिए, पहला जहाज आ रहा है जिसका रेडार आईसा रेडार होगा, जो सारे इस सब कॉन्टिनेंट में पहला आईसा रेडार आने वाला है। दूसरा, 14 हार्ड पॉइंट से 9.5 टन का लोड कैरी करता है। इसके अंदर बहुत लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट है। इसके अंदर मीटियोर मिसाइल आने वाली है, जिसका 150 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रेंज है। कोई और वेपन मीटियोर का इक्विवेलेंट ना चाइना के पास ना है, ना पाकिस्तान के पास है। हाँ, चाइना के पास एक PL-3 मिसाइल। सर, वो जो आप कंपैरिजन बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को अभी दिखाने जा रहा हूं एयर मार्शल साहब, लेकिन एक मेरे पास बड़ी खबर आ रही है और मैं सीधे एलेक्स के पास जाने वाला हूं इस खबर के बाद। सबसे पहले राफेल को लेकर अंबाला एयरबेस पर सारी तैयारियां पूरी। राफेल के लिए अंबाला बेस पर नए हैंगर तैयार। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे 5 राफेल। में यहां की इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है, और एक और बार फिर से बताऊंगा, 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे 5 राफेल। राफेल को लेकर अंबाला में सभी तैयारियां पूरी, और राफेल के लिए अंबाला बेस पर नए हैंगर तैयार होंगे। इसके बाद एक और ब्रेकिंग है, और मैं चाहूंगा वो दोनों ब्रेकिंग साथ साथ स्क्रीन पर चलाएं। थोड़ी देर में दूसरी ब्रेकिंग दिखाएं। दूसरी ब्रेकिंग है, राफेल के लिए अंबाला एयरबेस पर फ्रांस की टीम मौजूद। जहां जहां राफेल तैनात होंगे वहां फ्रांस की टीम रहेगी मौजूद। भारत और फ्रांस के बीच में हुए डील की शर्त, मतलब जहां जहां राफेल होगा वहां फ्रांस की टीम मौजूद होगी। ये इस वक्त की दोनों बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आपके सामने। और मैं चाहूंगा सीधे एलेक्स के पास चलूं। एलेक्स, अंबाला की अगर बात की जाए, ऑल सेट राफेल को वेलकम करने के लिए और तैयारी के लिहाज से? एब्सोल्युटली, सारी तैयारी हो चुकी है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अंबाला में एक फ्रेंच टीम भी है। ये फ्रेंच टीम इसलिए है क्योंकि इंडिया ने पहली बार फाइटर जेट के लिए हमने एक परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स, दैट इज PBL कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2016 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 75% ऑफ द रफाल्स हर टाइम पे ऑपरेशनली अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुखोई का देखा जाए तो जो अवेलेबिलिटी है
वो कम है, लेकिन रफाल का अवेलेबिलिटी है 24 आवर्स थ्रू आउट 365 डेज ए ईयर, जो अवेलेबिलिटी होगी वो 75% होना जरूरी है। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर नहीं होता है तो फ्रेंच विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर इट। अच्छा, तो एक वो चीज है। दूसरा जो चीज आपने जो पहले सवाल पूछा है कि देयर इज नो डाउट कि जो रफाल है गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है एज फार एज दिस रीजन इज कंसर्न्ड। रफाल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। सुमित ने और एयर मार्शल साहब ने मिट्योर मिसाइल के बारे में बात की, लेकिन उससे भी एक खतरनाक जो मिट्योर इज एन एयर। आपने जो अभी खबर बताई है एलेक्स, मैं अपने दर्शकों को ये खबर ब्रेक कर दूं और उसके बाद मैं आ रहा हूं उस खबर और रफेल के शॉट्स दिखाते हुए आपके साथ मैं आ रहा हूं। बड़ी खबर जो एलेक्स ने बताई है, रफेल के लिए फ्रांस से ट्रेनिंग लेकर भारतीय पायलट तैयार हैं। 70% रफेल हमेशा युद्ध के लिए रहेंगे तैयार। एयरफोर्स टेक्निकल ऑफिसर ने भी ली है ट्रेनिंग। रफेल आते ही ऑपरेशन लेवल तक के लिए जाने की तैयारी, ये बड़ी खबर। और यानी कि पायलट भी तैयार हैं और 70% एयर जो रफेल्स हैं उनको वॉर रेडी रहना पड़ेगा हमेशा, और ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे एलेक्स में जाएं। एलेक्स कंटिन्यू। यानी ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये प्रिपरेशन जो है लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म लिहाज से ही कि रेडी टू गो तैयारी एकदम। नहीं, बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म है। Okay. जो पीबीएल के अंदर जैसे अगर आप सुखोई का एयरक्राफ्ट की देखा जाए तो अवेलेबिलिटी रेशियो जो अगर 100 एयरक्राफ्ट हमारे पास इंडिया के पास है, लेकिन अवेलेबिलिटी जो रेशियो है बहुत ही कम है सुखोई का। बट ठीक उसी जगह पे रफाल का जो होगा मिनिमम 75% अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है। तो फ्रांस को इंश्योर करना पड़ेगा। इसी के चलते हुए एक लॉजिस्टिक्स डिपो बनाया गया है जहां पे सारे स्पेयर पार्ट्स हर चीज अवेलेबल होंगे राउंड द क्लॉक, सो दैट अगर कुछ होता है तो अगर 75% जो रफाल है वो एक्टिवेट हो पाए उस टाइम पे। यानी कि जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं उसमें क्या यह समझा जाए कि जो फ्रेंच टीम होगी वो हमेशा ऑन द स्टैंड बाय होगी, लेकिन मुझे एक चीज का चिंता है, वो फ्रेंच टीम हमारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर एक्टिव रहेगी, उनके पास हमारी डिटेल्स ना लीक हो, इसके लिए भी तैयारी है कि नहीं है? नहीं, उसकी तैयारी बिल्कुल अलग चीज होती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच है वो हमारे ऑपरेशनल एरियाज में काम कर रही होंगी या दे वुड बी वो कुछ डिसाइड कर पाएंगे। ये परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स के लिए, पीबीएल के लिए, तो उसका जो है जो इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग, जो इंडियन एयरफोर्स की चीजें वो नहीं रहेंगी। उनका जो फ्रेंच टीम होगी, जो टेक्निकल टीम होगी, उनका बाकी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब उनका बाकी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये जो आप बता रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले यहां पर दिखाना चाहूंगा तैयारी क्या है। युक्तेश्वर जी, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं, इंतजार कराने के लिए माफी। और तैयारी के बाद मैं आपको रफेल वर्सेस पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों बिग बॉल एक साथ समझाना चाहूंगा। सीधे चलते हैं, सुमित प्लीज कम ओवर। यहां पर रफेल की तैयारी के ऊपर बातचीत करें। सबसे पहले बिग बॉल पर रफेल के लिए जो तैयारी अंबाला में चल रही है, ये प्ले करें। यहां पर रफेल के लिए अंबाला बेस पर नए हैंगर तैयार। सुमित, ये अपने आप में टास्क है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जब खुद इससे पहले फॉर्मर चीफ एयरफोर्स चीफ थे धनोआ साहब, उन्होंने MiG-21 यहां से फ्लाई किया था, तब हम उनसे पूछा था, तब उन्होंने हमें बोला था कि तैयारियों का पूरी तरीके से हमने कर ली है और हम रफेल के इंतजार में है कि कब आएगा। चेंज करें, नेक्स्ट चेंज करें, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंबाला एयरबेस पर फ्रांस की टीम मौजूद रहेगी। देखिए निशांत, जिस तरीके से एलेक्स ने बताया, क्योंकि एलेक्स बहुत अच्छा मॉनिटर करते हैं इन चीजों को, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 70% अवेलेबिलिटी रहेगी ऑपरेशनल लेवल, वो भी हमारे पास पॉइंटर प्ले अप करें उसको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहां पर जहां जहां रफेल तैनात होंगे वहां फ्रांस की टीम मौजूद होगी। फिर नेक्स्ट प्ले अप करें यहां पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रांस से ट्रेनिंग लेकर भारतीय पायलट पूरी तरह तैयार। सुमित, देखिए ये पिछले 6-8 महीने से लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे करीबन 8 से 9 लोगों का जो टीम है वो वहां पर ट्रेनिंग ले रही है। फर्दर ट्रेन, बिल्कुल, जो आपके 5 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं जिसमें से 3 जो हैं वो आपके ट्विन सीटर हैं, वो बेसिकली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए होते हैं। यानी अगर आपको अपने आगे के जो पायलट्स को ट्रेन, क्योंकि 6 महीने का वक्त लगता है, जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं उनको नए फाइटर एयरक्राफ्ट में ट्रेन करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। चेंज करें, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 70% रफेल विमान हमेशा युद्ध के लिए तैयार। ये टेक्टोनिक चेंज है। ये एक ऐसा क्लॉज है जो पहली बार, जिस तरह एलेक्स ने बताया कि 2016 में इंक्लूड किया गया, लेकिन ये भी एक गेम चेंजर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे सुखोई की बात हो रही थी या दूसरे एयरक्राफ्ट जब बहुत पुराने हो जाते हैं निशान, तो उनकी सर्विस को लेकर बड़ा मेजर कंसर्न होता है। ये फैक्ट आपने बड़ा अच्छा बताया और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जरा यहां पर आप नोट करें। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रफेल वर्सेस क्या, ये जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। रफेल वर्सेस
क्या राफेल वर्सेस F-16 वर्सेस J-20, हवा में 150 किलोमीटर, जमीन पर 300 किलोमीटर तक का टारगेट, पाकिस्तान का F-16 100 किलोमीटर तक की टारगेट की क्षमता, चीन 300 किलोमीटर तक मार करती है PL-15। अब ये बहुत लंबी बात है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने सारी चीजें थोड़ा देख टाइम ली, फ्रेम बनाइए प्लीज। लेकिन मैं निशांत फिर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। अगर बालाकोट में F-16 की बात होती है तो रुक जाइए, मैं अपने दर्शकों को वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट में सेव कर रखा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। सुमित के चेहरे पर देशभक्ति वाली एक मुस्कान दिखाई दे रही है मुझे। खैर, चीन की तकनीक को लेकर दुनिया भर में सवाल हैं। देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सवाल भी है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इतने माउंटेन टेरेन के अंदर चीन कैरी कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी दिक्कत चीन जानता है कि इतने ज्यादा वॉर वेपन्स को लेकर वो इतने हाई टेरेन में, और देखिए कोई भी यूरोपियन कंट्री, कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड या कोई भी बड़ी डेवलप्ड कंट्री चीन से हथियार नहीं खरीदती, कभी नहीं खरीदते, हथियार नहीं खरीदते। और चीन ने कभी इतना ज्यादा वॉर एक्सरसाइज की नहीं। मैं आपको बताऊं, गगन शक्ति पिछले साल से, मैं आपको, अगर मैं गलत ना हूं, पिछले साल या उसके पिछले साल हुई थी, 12,000 सॉर्टीज की थी हमारे एयरक्राफ्ट ने, और वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। चीन ने उसके बाद चेंज ओवर करें। जो सुमित के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, चीन की असला दुनिया का कोई विकासशील देश नहीं खरीदता। नेक्स्ट, ये अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान चीन की अपेक्षा में भारतीय पायलट ज्यादा कुशल हैं। ज्यादा कुशल इसलिए क्योंकि माउंटेन टेरेन के अंदर फ्लाई करना निशान बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि इतना वॉरहेड लेकर जाना, उसको कैरी करके फ्लाई करना बहुत मुश्किल। एक और फैक्टर है, जरा चेंज ओवर करें इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो ये है कि किस तरीके से हमने F-16 को मार गिराया, वो भी MiG-21। वो बालाकोट पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा, और ये भी दुनिया को याद रहेगा इसलिए क्योंकि आप सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट लेके उतरे थे। सीधे एक और चीज यहां पर आप जो बता रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन एलेक्स से मैं लूंगा। एलेक्स, जो तैयारी, और फिर युक्तेश्वर जी, और फिर एयर मार्शल, और फिर बख्शी साहब के पास फिर से। एलेक्स, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से राफेल को लेकर, क्या ये समझा जाए कि राफेल इज गोइंग टू स्टे, वो एक मेन स्टे होने वाला है भारतीय एयरफोर्स वेपनरी की अगर बात की जाए? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो रफाल होगा वुड बी द मेन स्टे जो इंडियन एयरफोर्स का होगा। आप रफाल में एक पर्टिकुलर वेपन जो है, जो जिसका मेंशन नहीं हुआ अभी तक, वो है स्कैल्प। वो है एयर टू सरफेस मिसाइल। 600 किलोमीटर का रेंज है स्कैल्प का। मतलब अगर चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, इंडियन एयर स्पेस के अंदर ही अंदर बैठ के 600 किलोमीटर दूर जो टारगेट है उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको टारगेट किया जा सकता है। ये जो स्कैल्प मिसाइल है, ये वो मिसाइल है जो फ्रेंच ने लिबियन वॉर और आईसिस के खिलाफ उसको यूज किया हुआ मिसाइल है। और ये टाइम एंड टेस्टेड मिसाइल है जो इंडिया ने खरीदा है। तो एक मिट्योर मिसाइल हो गया जो एयर टू एयर है, जो एयर मार्शल साहब ने कहा कि 150 किलोमीटर दूर एक हवा में जो कोई जहाज हो उसको गिराया जा सकता है। और दूसरा है ये स्कैल्प जो 600 किलोमीटर दूर इंडियन टेरिटरी, मतलब एनिमी टेरिटरी के अंदर अटैक किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एज फार एज फाइटर्स को लेकर। और ये जो आप बता रहे हैं ये काफी मैटर करता है। आप प्लीज गो अहेड, अब मैं आपको रोकूंगा नहीं, बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं, एक और चीज जो काफी लोगों ने कभी इसको मेंशन नहीं किया, मैंने भी बहुत साल पहले जब इसका हुआ था तब मैंने मेंशन किया था कि जो रफाल फाइटर्स हैं आर केपेबल ऑफ बोथ न्यूक्लियर ऑपरेशन, ऑल्सो केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उसके लिए क्या होता है कि जैसे आज के टाइम पे अगर एयर की बात करें तो हमारे पास जो जहाज है वो मिराज यूज कर सकती है। समझ गया मैं आपकी बात। कुछ चीजें, हाँ, पॉइंट नोटेड। मैं एक चीज समझना चाहूंगा युक्तेश्वर जी, मैं आपके पास देर से आ रहा हूं लेकिन दुरुस्त आ रहा हूं, क्योंकि चीन के ऊपर जो रिमार्क होता है वो मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। मुझे एक चीज समझाइए, चीन की टेक्नोलॉजी को दुनिया में कोई भी बाय नहीं करता है। जिनके पास पैसा नहीं होता है सिर्फ वो देश, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं, वो चीन की टेक्नोलॉजी लेते हैं। कितना रिलाय कर सकते हैं चीन की टेक्नोलॉजी पर? जैसे बोला जाता है कि चीनी जो चीज है, अगर आपके चाय में जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। तो उसी तरह से चीन का जो सामान है वो कौन लेता है? नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, और जो उसके गुलाम देश जो हैं अफ्रीका में। तो आजकल ये हो गया है कि विश्व का जो जनमत है, जिसको वैश्विक जनमत या उचित आचरणों का मापदंड का परवाह करना, सी का साम्राज्य जो है वो बंद कर दिया है। तो अगर आप उचित जनमत और उचित आचरण को परवाह नहीं करेंगे तो आपका तो वही हाल होगा। अब आप देखिए, अभी 2 घंटे पहले की खबर है, अमेरिका में
चीन को बोल दिया है ट्रंप ने कि आप ह्यूस्टन, जो उसका सबसे पहला, रुक जाइए, सबसे पहला ये जो आप बता रहे हैं युक्तेश्वर जी, मैं इसी खबर पे आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। ये खबर मेरे पास है, मैं अपने दर्शकों को ये खबर ब्रेक कर रहा हूं। युक्तेश्वर जी आप बने रहिए, पहले ये खबर ब्रेक करते हैं। ह्यूस्टन वाली जो खबर है वो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि चीन को बोला है पैकअप कर ले चीन। बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका का चीन को 72 घंटे का अल्टीमेटम, अमेरिका में चीनी वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश। ये बहुत बड़ी खबर है। ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने का दिया आदेश। अमेरिकी पुलिस को दूतावास में नहीं घुसने दिया गया और अमेरिका के एक्शन को चीन ने बताया भड़काऊ कदम। ये बड़ी खबर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों में से एक है हमारे सामने जो खबर आ रही है। और युक्तेश्वर के बाद मनीष स्टैंड बाय पर रहिए, क्योंकि आप और मैं ह्यूस्टन में थे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस खबर पे भी इनपुट। लेकिन एक बार युक्तेश्वर जी, ये क्या मामला है, बताइए इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि चीन का, जैसे मैंने बताया कि वो जो उचित मापदंड है, आचरण है, उसमें तो पालन करना बंद कर दिया है। तो वहां पे ह्यूस्टन में जो चीन का है, जो 5 कॉन्सुलेट जनरल है, ह्यूस्टन वाला सबसे पहला था, क्योंकि वहां पे चीनी लोग काफी ज्यादा हैं। तो वहां पे IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इन सब चीजों को लेकर के काफी हरकतें चीन के दूतावास में ऐसा हो रहा था। तो इसलिए ट्रंप की सरकार ने उनको बोल दिया है। मुझे एक चीज समझाइए युक्तेश्वर जी, आप इस गेम प्लान को अच्छे से समझते हैं, लेकिन ह्यूस्टन को मैं भी जा चुका हूं ह्यूस्टन, हाउडी मोदी कवर करने, लेकिन ह्यूस्टन को ऑयल हब कहा जाता है। चीन और ईरान के बीच में जो डील हुई है उसके बाद अगर ऑयल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि अमेरिका के ऑयल हब या ऑयल थिंक टैंक में चीन का कोई भी फुटप्रिंट हो। क्या यह वजह नहीं है उसको हटाने की? मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी चीनी जो मैं अखबारों को पढ़ रहा हूं पिछले 2 घंटे में, तो उससे लगता है उससे उसका ज्यादा संबंध नहीं। इसमें ये जो है कि चीन में जो 2 लोग हैं अमेरिका में, ली सियाओयू और तुंग जियाचर, इन दोनों को भी पकड़ा गया है और ये हैकर्स हैं। ये और कुछ लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला है, वहां पे आग लगा करके वहां के पेपरों को जला रहे थे। तो मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वहां पे काफी सारे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या है, उसको जलाने की बात हो रही है। और इसी कारण, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है युक्तेश्वर जी कि ये जो चीन को ह्यूस्टन में जो चीन के साथ हुआ है, यह पूरे अमेरिका में स्पिल ओवर होगा? अब वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने बताया, एक जो उनका दूतावास है वाशिंगटन डीसी में, और उसके बाद में 5 हैं, तो उनको क्या करेंगे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि चीन भी बड़ा ही शातिर है। अब वहां पे उसने अपने न्यूज़पेपर में, चीन के न्यूज़पेपर में उसने बताया कि क्या हम क्वांगचौ में, छंगतोंग में, वुहान में, सांघाई के, इनमें जो अमेरिका का दूतावास है उसको बंद कर दें। तो इस तरह के वहां पे वो टिट फॉर टैट का गेम जो खेलना शुरू कर दिया है। मैं आपकी जो बात है बड़ी सही बात कह रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा इनफैक्ट मेरे डिस्कशन में क्यों दिया है। मनीष, चीन ने कोरोना काल में अमेरिका के कई सीनियर जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया था। अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब अमेरिका ने ह्यूस्टन में रिएक्ट किया है। इसके रैमिफिकेशंस हम क्या चीन में भी देख सकते हैं और पूरे ओवर अमेरिका देख सकते हैं इसके स्पिल ओवर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे पहला प्रभाव तो आपको चीन में ही दिखेगा, जब चीन भी अमेरिका के किसी एक कॉन्सुलेट को अपने शहर में बंद करने का आदेश दे सकता है। लेकिन इसके पीछे की वजह देखें तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि हमने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि चीन का ह्यूस्टन में जो कॉन्सुलेट है वो जासूसी कर रहा था और उससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। जानकारी के मुताबिक जो अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग ने, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपने विदेश मंत्रालय को जानकारी दी थी, उसके मुताबिक ह्यूस्टन में जो चाइनीज कॉन्सुलेट था वो यहाँ तक कि अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ पॉलिटिकल सपोर्ट को भी मोबिलाइज कर रहा था, यानी कि तमाम तरह की फंडिंग दे रहा था। इलेक्शन ईयर में ये बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका, जो सीधे अमेरिका के। पॉइंट नोटेड। जनरल बख्शी, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद एयर मार्शल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बहुत अच्छी खबर हम लेकर आ रहे हैं। रक्षा मोर्चे पर इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। बिना हेलीकॉप्टर से हुआ मिसाइल का परीक्षण। ओडिशा के बालासोर में हुआ ध्रुवास्त्र का टेस्ट। ध्रुव हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा ध्रुवास्त्र।
ये ओडिशा के बालासोर में टेस्ट हुआ, ये देखें आप, और ये बहुत सफल परीक्षण है। ये अपने आप में काफी मैटर करता है जिस तरीके से परीक्षण हुआ। और रक्षा मोर्चे पर इस वक्त ये बड़ी खबर, मैं बिग वॉल पर आपको लेके जाऊंगा इस मिसाइल के बारे में। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ है, सुमित कम हुआ। अब यहां पर हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे और उसके बाद अपने खास मेहमानों के पास एक बार फिर से ये हमारे लिए देखिए, एक तरफ हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये सब करते जा रहे हैं। देखिए यहां पर नाग नाम का नाम बदल कर रखा गया है ध्रुवास्त्र, मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुमित। देखिए अचीवमेंट है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है और ये 15 जुलाई को इसका टेस्ट किया गया था सुबह। और ये देखिए अगर आप विजुअल देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट। और अभी डीआरडीओ ने विकसित किया और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो उसके लिहाज से इसको चेंज ओवर करें, क्योंकि यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं सुमित बताने जा रहा हूं। 4 किलोमीटर तक किसी भी टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता, यानी टैंक, यानी अगर आप जमीनी तौर की लड़ाई की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप चेंज करें इसको, थोड़ा जल्दी रखते हैं यहां पर। अभी के सिनारियो में निशान खासतौर पे दागो और भूल जाओ, ये क्या है? देखिए आप इसको फायर एंड फॉरगेट वाला सिनारियो कि आप इसको दागिए और इसको भूल जाइए, यानी अपने एक्यूरेसी इसके अंदर बहुत ज्यादा। 4 किलोमीटर का एरिया टैंक को लेकर सिक्योर करता है। चेंज करें, नेक्स्ट चेंज ओवर। ध्रुवा सभी मौसम में दिन रात काम करने में सक्षम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये है कि अब दूसरे देशों पर ऐसी मिसाइलों के लिए निर्भरता नहीं रहेगी। फैंटास्टिक। ये सुमित, ओके गो अहेड, बताइए। यही मैं कह रहा था आपसे कि मेक इन इंडिया के तहत लगातार डीआरडीओ या फिर इंडियन आर्मी जिस तरीके से काम कर रहे हैं सभी, वो अपने आप में एक गेम चेंजर आने एक और पॉइंटर है सुमित, हमें बताइए जरा, ये जो आप बता रहे हैं डीआरडीओ बना रहा है स्वदेशी मिसाइल, इसको हम लोग बेच भी सकते हैं बाद में। निश्चित तौर पर हमने कई बार वियतनाम के साथ और कई चीजों के साथ ब्रह्मोस से दूसरी चीजों को लेकर बातचीत, और वियतनाम तो चीन का दुश्मन कितना पुराना है हमें पता है। खैर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बख्शी साहब हमारे साथ है। बख्शी साहब, इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि हम ऐसे टाइम पर टेस्ट कर रहे हैं जिस टाइम पर इट कैन सेंड शिवर्स डाउन द स्पाइन, मतलब सामने वाले की दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आपको लगता नहीं है कि एक बहुत अच्छी वॉर स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया था, चीन जो 2 शिनजियांग से डिविजन्स लेके आया है वो मैकेनाइज्ड डिविजन्स है। उनमें टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इन सब को ध्वस्त करने के लिए ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि ध्रुवा हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। एयर मार्शल साहब, सर योर टेक ऑन दिस सर। I will quickly clarify a few points. मैं और थोड़े से पॉइंट्स क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आपने पहले ह्यूस्टन का बताया, ह्यूस्टन टेक्सास में है। टेक्सास में फोर्ट वर्थ नाम की एक जगह है जहां पे पहले F-16 बनते थे, F-22 बनते थे, अब F-35 एयरक्राफ्ट बन रहा है। तो मेन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो टॉप एंड इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, वो ह्यूस्टन के बहुत नजदीक है, टेक्सास के अंदर है। और चाइना ने कितने भी जहाज बनाए इंक्लूडिंग J-20, ये सब जहाज या अमेरिका या रशिया की कॉपीज है, पहला बात। दूसरी बात, आपने कहा J-20 लद्दाख में या इंडिया के अगेंस्ट यूज हो सकता है, बिल्कुल नहीं। J-20 की भी पहली स्क्वाड्रन ही बन रही है, अभी वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज में है। और J-20 को किस ऑपरेशन में अभी लगाया नहीं जा सकता, तो इसलिए J-20 की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच। यस सर, प्लीज गो अहेड। जो जहाज एक्चुअली वो जहाज यूज करेंगे वो है J-10, मेजॉरिटी वो यूज करेंगे, जो एक इजरायली प्रोजेक्ट लावी और F-16 की कॉपी है। तो मेन जहाज वो होगा। दूसरा जहाज जो होगा वो Su-30 क्लास के जहाज होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि J-10 पे एक न एक दिन PL-15 आ जाए। आज के दिन में उनके पास PL-12 है उस जहाज के ऊपर, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तीसरी बात, जो हाशीमारा आप दिखा रहे हैं कलकत्ता के पास, वो गलत जगह है। आपको मालूम होना चाहिए, हाशीमारा बांग्लादेश और सिक्किम और भूटान के बीच में जो गली जा रही है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट, we stand corrected sir, surely we stand corrected, but sir what is your take on ध्रुवास्त्र? Yeah, so I'll just come to that. So उस नैरो कॉरिडोर में इसलिए रखे जा रहे हैं रफाल, क्योंकि वहां से ये जो एयरफील्ड जो तिब्बत में आपने दिखाई, जो लासा के पास है, उसके लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस वहां से इंडिया पहुंच जाएगा। और दूसरी बात, ये जो हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक मिसाइल बनाई गई है,
बहुत देर लग गया। डीआरडीओ ने बहुत मेहनत की और बड़ा गर्व है कि फाइनली वो मिसाइल बन गई है। एंटी टैंक मिसाइल है, 4 to 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। फाइनली हम सक्सीड हो गए हैं। कितने सालों से हम इस काम पे लगे हुए थे और बहुत और मिसाइल हमने बाहर से खरीदी, चाहे वो। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। वेरी क्विकली एक लास्ट टेक में जनरल बख्शी आपसे ओनली फॉर 10 सेकेंड्स और युक्तेश्वर जी आपसे। जनरल बख्शी, आपको लगता है कि अभी स्ट्रैटेजी के लिहाज से हम लोग ठीक काम कर रहे हैं भारत की अगर बात की जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी खबर है कि रफाल 29 जुलाई तक हमारे पास आए। जी सर, आई एम सॉरी आपका सिग्नल टूट गया है। युक्तेश्वर जी, योर टेक वेरी क्विकली, मेरे पास समय बहुत कम है। वेरी क्विकली सर। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जस्ट एक लाइन लूंगा कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है कि भूटान में, जो ईस्टर्न भूटान में एक नया जो एरिया है, सक्तेंग वाणिज्य अभयारण्य या सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बात है, वहां पे चीन ने अपना दावा ठोक दिया। शॉकिंग, वो आपने ठीक बताया और वहां पर उसको कॉम्पनसेशन की बात चल रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ शो को वाइंड अप कर रहे हैं। आज चीन से कारोबार भारत लाने के लिए बड़ा संबोधन, चीन से बिजनेस भारत लाने पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भारतीय अमेरिकी बिजनेस काउंसिल को संबोधित। भारत अमेरिका के विदेश मंत्री पहले रखेंगे अपनी बात, संबोधन पर अमेरिकी बिजनेस कम्युनिटी की नजर। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।